गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्लस टू की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का बी चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आज की वीडियो जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिलेटेड होगी। इससे पहले वाली जो वीडियो है, मतलब इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है, उसमें हमने बात की थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आज के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर, कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसमें से लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो किस प्रकार होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो यहां पर आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर देयर इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, क्लियर। ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी, क्लियर। ये हमारे पास जो है ग्लास स्लैब है बेटा, क्लियर। इसके सरफेसेस हैं जो इंसिडेंट और एमरजेंट होंगे। इंसिडेंट ए बी है, एमरजेंट जिसमें से लाइट रे हम निकालेंगे वो क्या होगी, डीसी होगी, क्लियर। डीसी सरफेस जो है वो क्या होगा, एमरजेंट होगा। तो देखिए क्या करना है आपने कि यहां से इस ग्लास स्लैब के ए बी फेस के ऊपर एक ओब्लिक्यू रे डालनी है। कैसी रे डालनी है, ओब्लिक्यू। ओब्लिक्यू का मतलब क्या है, तिरछी। तिरछी रे क्यों डालते हैं, ताकि हमें रिफ्रैक्शन दिखाई दे जाए। अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर लाइट रे डालेंगे तो रिफ्रैक्शन आपको दिखाई नहीं देगा, होगा लेकिन रे की फॉर्मेशन में दिखाई नहीं देगा, सेम पाथ पर रहेगा, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास जो है ये एक इंसिडेंट पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसिडेंट पॉइंट। इसके ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी परपेंडिकुलर जिसे आप कहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया तो यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बनता है I1। उसको नाम क्या दिया, I1 हमने इसको नाम दिया। इसके बाद ये लाइट रे है, ये यहां पर क्या है, एयर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए से डिनोट करते हैं, यहां पर एयर है, क्लियर। ये क्या है, ग्लास स्लैब, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी से डिनोट कर देते हैं हम। म्यू किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज किया जाता है, क्लियर। तो यहां पर एयर है वो रेयर मीडियम, ग्लास स्लैब है वो डेंसर मीडियम का काम करेगी। ये सब बातें मैं फर्स्ट वीडियो जो है इस चैप्टर की उसमें डिस्कस कर चुके हैं हम। तो अब यहां पर ये रेयर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है। अब अगर ये लाइट रे जो है अगर डाइवर्ट नहीं होगी, ये इंसिडेंट लाइट रे, तो ये क्या होगी बेटा, बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे, क्लियर। लेकिन क्या होता है बेटा, जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये बेंड किसकी तरफ हो गई, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो इस एंगल को मैंने नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। I1 क्या है, इंसिडेंट एंगल, R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन से सरफेस पर, AB सरफेस के ऊपर, क्लियर। या आप इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं E पॉइंट, नाम दे दिया जैसे मैंने। ये इंसिडेंट पॉइंट क्या है, E, क्लियर। इसके बाद ये लाइट रे जो है वो इस सरफेस पर आएगी, मतलब DC सरफेस के ऊपर आएगी। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं F। क्या नाम दे दिया, F नाम दे दिया। तो यहां पर आप फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो यहां पर ये एक एंगल क्या होगा, इंसिडेंट। इसको नाम दे दिया हमने I2। क्या नाम दे दिया, I2। अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो लाइट रे गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी, क्लियर।
तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बचेगा जिसको हम कहेंगे R2 नाम दे दिया। I1 R1 ये नाम दिए हैं अलग अलग सरफेसेस पे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, इजीली आप उसको क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। क्लियर। तो ये जो है रिफ्रैक्शन हुआ, किसके थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ। ये ग्लास स्लैब है, इसकी जो थिकनेस है यानी मोटाई जो है इस ग्लास स्लैब की वो मान ली मैंने स्मॉल टी। क्या मान ली, स्मॉल टी। क्लियर। तो अब यहां पर हम सेनेल्स लॉ का यूज करेंगे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन से सरफेस पर, ए बी सरफेस पर। तो यहां पर आप लिखेंगे अप्लाइंग सेनेल्स लॉ applying Snell's law at पॉइंट E। कौन से पॉइंट पर, E पॉइंट के ऊपर हम Snell's law अप्लाई करते हैं। ये रहा E पॉइंट, ए बी सरफेस के ऊपर। क्लियर। तो Snell's law हमारे पास क्या होगा, इस पे अप्लाई करेंगे तो Snell's law क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ए इंसिडेंट इज कांस्टेंट। क्लियर। ये Snell's law कहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 यहां पर आपके पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर में है हम यहां पर I, साइन एंगल, तो साइन एंगल क्या है I1। क्लियर। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट है तो मतलब इसका भी I1 का और R1 दोनों क्या होंगे, बराबर। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, म्यू जी साइन R1, क्योंकि ये ग्लास स्लैब में आ गए तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी और साइन एंगल ऑफ दिस वन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या एंगल ऑफ इंसिडेंट है। क्लियर। तो इस सरफेस यहां पर एयर में बात की थी तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन एंगल ऑफ I1 बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ये क्या होते हैं, बराबर। ये कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट है तो इसका मतलब इनकी वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्लियर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन I1 ये रहा, इसको इसके डिवाइड में ले जाते हैं, यहां पर बन जाएगा साइन R1 दैट इज इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए। म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए। म्यू जी का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ये है ये। क्लियर हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार आप लिखेंगे क्या, अप्लाइंग Snell's law at point F। ये रहा पॉइंट, इस पर Snell's law क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे आप। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, वही प्रोसीजर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास है। क्लियर। और साइन एंगल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन I2, साइन I2 ये बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन एंगल ऑफ R2। क्योंकि यहां पर एयर है, यहां पर एयर है तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड साइन एंगल किसका, जो एंगल है वहां पर, चाहे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंट है। क्लियर हो गया। तो ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर आपके पास क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करते हैं, साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2, यानी इसको इसके नीचे ले गए तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू ए जी। ऊपर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो नीचे उसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये यहां पर ऐसे लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको ऐसे लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड।
ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से आपको सेनेल्स लॉ भी समझ में आ गया होगा, क्लियर। और नहीं आया तो इसकी फर्स्ट वीडियो है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपके पास ये कांस्टेंट होता है, इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मतलब फर्स्ट के लिए है, तो वही चीज किसके लिए होगी, सेकंड के लिए, क्योंकि वो कांस्टेंट है। जैसे आप मार्केट में गए, दुकान पे गए, प्राइस कैसा है, फिक्स है। तो चाहे वो बच्चा जाए, चाहे बूढ़ा जाए, कोई भी जाए, तो आप सभी के लिए वो प्राइस कैसा है, फिक्स है। तो इसी प्रकार यहां पर सेनेल्स लॉ कहता है इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट, क्लियर। चाहे वो फर्स्ट सरफेस है, चाहे वो सेकंड सरफेस, क्लियर हो गया। तो यहां से हमने ये क्या निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में बात की। अब यहां पर जो हम बात करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है उल्टा। कैसा होता है, उल्टा। जैसे हम क्या करें, ये आपके पास एमर्जेंट रे है, क्लियर, मतलब ये रे क्या है, बाहर निकली है। तो इसके परपेंडिकुलरली एक हम प्लेन मिरर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लेन मिरर, परपेंडिकुलरली, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए इसके बीच में। यहां पर ये 90 डिग्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओब्लिक रे डालते हैं, यहां पर हमने ओब्लिक नहीं डाली, बिल्कुल परपेंडिकुलर डाली है। तो जो लाइट रे है वो इस सरफेस से टकराएगी, मिरर से, ये प्लेन मिरर से टकराकर ये क्या जाएगी, वापिस सेम पाथ पर जाएगी। जब हम मिरर लगाएंगे तो क्या जाएगी, वापिस सेम पाथ को फॉलो करेगी। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्लियर। हमने मिरर लगा दिया 90 डिग्री पर, तो सेम पाथ को क्या करेगी, लाइट रे फॉलो करेगी। तो उसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाए, ठीक है। तो अब इसको हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, जैसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड नंबर जो इक्वेशन है इसको मैं उल्टा लिख देता हूं। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो मतलब उल्टा। तो यहां पर मैं लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे, म्यू जी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I2, साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I2 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, क्लियर। अब आप यहां से देखिए इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से आपको क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर देखिए साइन I2 है डिवाइडेड बाय साइन R2 है, इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन R2 है, साइन I2 है। इन दोनों को, जैसे मैंने इनको रिवर्स लिखा था, रिवर्स लिख के ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। दैट इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोनों उल्टा है, क्लियर। देखो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर देखिए साइन I2 से I2 कैंसिल, साइन R2 से R2 कैंसिल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज इक्वल टू 1। किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दैट इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये बातें बार बार बोल चुका हूं, तो ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गए कि नहीं हो गए, क्या हो गए, रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हम गिलास का ही एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं, गिलास है तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे न्यूमेरिकल में कहा कि भैया जो आपका गिलास है
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है। देखो इसको समझना है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है वो कितना है, 3/2 है। वो आपसे पूछे कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा। क्लियर, उल्टा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपने यूज करना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिलास है वो बराबर हो जाएगा 1/3/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिलास हो जाएगा 2/3 आपका आंसर। तो रिवर्स है ये, उल्टा। रेसिप्रोकल में रिवर्स होता है। तो ये आपके पास इसका क्या जगह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिलास 2/3, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्लियर। और रे का करना है तो यहां पर मिरर परपेंडिकुलर लगा दीजिए, रे है वो क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। आइए बच्चों, अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बाद बात करते हैं, हम ये शो करते हैं इसके अंदर कि जो ये इंसिडेंट रे है ना, ये और एमर्जेंट रे यानी रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे बाहर निकली, ये दोनों पैरेलल हैं। ये प्रूव करेंगे अब हम इसी के अंदर, रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब के अंदर, कि इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दोनों क्या है, पैरेलल है। उसके लिए क्या करते हैं बेटा, यहां से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपने किया ही था, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पर जो इक्वेशन नंबर 3 आई थी आपको पता है, तो यहां से ये मिटाकर मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है। तो बेटा जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 1 है, तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ये 3 रही, ये 1 रही, दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड बराबर है, यहां पर जैसे इसको राइट हैंड साइड मिले म्यू जी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर। तो क्या हुआ, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1, ये बराबर होगा ये वाला किसके, इस साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I2। क्लियर। तो यहां पर आपके पास इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये बिल्कुल डायरेक्टली साइन I1 बराबर है साइन R2, तो यहां से आप देखेंगे इसका मतलब ये हुआ साइन I1 बराबर है साइन R2। क्लियर। तो यहां पर ये एंगल है वो स्मॉल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं I1 बराबर है R2। लाइकवाइज नीचे अगर हम देखें तो यहां से आपको मिल रहा है साइन R1 दैट इज इक्वल टू साइन I2। तो इसका भी मतलब क्या है कि I2 जो इंसिडेंट एंगल है वो बराबर है R1। यहां पर I1 बराबर है किसके, R2 के। तो यहां पर आप डायग्राम में आ जाइए, I1 इज इक्वल टू R2, ये रहा I1 इज इक्वल टू R2। देखिए ये इंसिडेंट था बिल्कुल ग्लास, ये एमर्जेंट था, ये इंसिडेंट और एमर्जेंट दोनों क्या है, बराबर। इसी प्रकार I2 बराबर है R1, I2 बराबर है R1, ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल है किसके, एमर्जेंट रे के। क्लियर, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे हैं वो दोनों क्या हैं, पैरेलल। तो यहां पर ये लाइन आप लिख लेना कि इंसिडेंट रे इज एमर्जेंट, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द एमर्जेंट रे। क्यों होगी, क्योंकि ये एंगल्स हैं यहां पर क्या है, बराबर है। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ही नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि वो डिस्टेंस आपने निकालनी है जिससे इंसिडेंट रे डाइवर्ट हुई है, कितनी डिस्टेंस से वो क्या हुई है, डाइवर्ट हुई है। तो जैसे अगर इंसिडेंट रे है वो डाइवर्ट नहीं होती तो मैंने ये दिखा रखा है डॉटेड में, क्या होगी, लाइट रे यहां पर जानी थी, लेकिन डाइवर्ट होकर कहां गई, यहां पर। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास वो ये है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसको, ये एफ, इसको नाम दे देता हूं एफ डैश, इस पॉइंट को यहां पर। क्लियर।
ये यहां पर क्या ड्रॉ कर दिया, इससे परपेंडिकुलर। तो लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर वो एफ डैश है। क्लियर, लाइट रे है वो इतनी डिस्टेंस से क्या हुई है, डाइवर्ट हुई है। तो यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो एफ डैश है। क्लियर, इसको निकालना है। तो इसके लिए बेटा क्या है, यहां पर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, क्लियर, ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं। किस किस के बीच में, ये जो डार्क लाइन दिखा रखी है ये, और लाइट रे जो इंसिडेंट है सीधी जानी थी वो ये। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल, बेटा ध्यान से देखना है, ई एफ डैश, ठीक है, ई एफ डैश, ये ट्रायंगल बनेगी। बोलो बनेगी ये में। तो यहां से इस ट्रायंगल से साइन डेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइन डेल। तो साइन किसके बराबर होता है, साइन एंगल किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का काम कौन करता है, एफ डैश, ये परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर, इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा बेटा, ई एफ काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ई एफ। क्लियर, तो यहां से एफ डैश दैट इज इक्वल टू एफ, ये ई एफ है, ई एफ, ये ई एफ, तो ये ई एफ है, गलती से छूट गया था, ई एफ किस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एफ डैश इज इक्वल टू ई एफ साइन डेल। क्या हो गया, साइन डेल। तो अब हमें ई एफ की वैल्यू नहीं पता, लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो एफ डैश हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था, इस नॉर्मल को ही हम आगे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हमारे पास आ गया, इसको मैं ई डैश नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं, ई डैश। तो ये भी एक ट्रायंगल बन गई। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ई डैश और एफ, ये ट्रायंगल बनी है, ई डैश एफ, ये ट्रायंगल है। क्लियर, इस ट्रायंगल से कॉस R1 की वैल्यू निकाल दो। किसकी वैल्यू निकाल दो, कॉस R1। तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम कौन करेगा, ई डैश, ये है आपका बेस। हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, ई एफ। कौन काम करेगा, ई एफ, जैसे यहां पर भी लिखा था। अब आपके पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, ई एफ की वैल्यू चाहिए, ये ई एफ। तो यहां पर ई एफ इज इक्वल टू ई डैश डिवाइडेड बाय कोस R1। बोलो होगा या नहीं होगा। अब ई डैश ये किसके बराबर है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब टी। तो यहां पर ई डैश की जगह लिख देता हूं मैं टी, यहां पर आ गया कोस R1। क्लियर, अब यहां पर आपके पास जो है ई एफ की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट है एफ डैश। ये बेटा मैंने नए सिरे से स्टार्ट किया, कभी आप उसी इक्वेशन पर चले जाएं, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का अलग मैंने बनाया है। एफ डैश इज इक्वल टू ई एफ की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, टी कॉस R1, टी कॉस R1 इंटू क्या कर दिया आपके पास, साइन डेल। क्या लिख दिया, साइन डेल, टी बाय कॉस R1 और साइन डेल। ये क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, तो यहां पर आप लिखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी जो कि किसके बराबर है, एफ डैश
वो बराबर है टी साइन डेल डिवाइडेड बाय कॉस R1। तो टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, साइन डेल इज द एंगल ऑफ डेविएशन, कॉस R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन से सरफेस पर? AB सरफेस के ऊपर। क्लियर? तो यहां पर R1 R2 करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल भी आप लिख सकते हो। अब बेटा इसके अंदर हम और चेंज कर सकते हैं। ये जो डेल है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बता सकते हो? ये एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए ये इंसिडेंट रे थी, इस पॉइंट तक ये सीधी चली गई, ये इंसिडेंट रे है, ये सीधी। ठीक है, ये आपके पास क्या है? नॉर्मल। तो ये ऊपर एंगल पूरा क्या बन रहा है? I1। तो ये नीचे भी पूरा किसके बराबर होगा? I1 के बराबर होगा। लेकिन ये कितना है? R1। तो हमें तो डेल निकालना है। तो भैया यहां पर जो डेल होगा वो I1 माइनस R1 के बराबर होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये सीधी रेज आ रही है, ये नॉर्मल है। तो ऊपर आपके पास क्या है? I1। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल नीचे वाला भी किसके बराबर होगा? I1 के ही। लेकिन ये वैल्यू कितनी है? R1। हमें ये डेल चाहिए, तो क्या करेंगे? I1 में से R1 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? डेल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट में भी पुट कर सकते हैं। टी साइन डेल की जगह I1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय कॉस R1। जैसे आपको एंगल ऑफ डेविएशन नहीं पता हो तो आप इस केस का भी यूज है वो कर सकते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसमें हमने इसके रिफ्रैक्शन की भी बात की, इन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की भी बात की, और हमने यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट की भी बात की। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।